आशा अपने घर में इकलौते बेटे सूरज के साथ रहा करती थी, क्योंकि पति के जाने के बाद अकेली आशा ने अपने बेटे की परवरिश करी थी। इसलिए वो अपने बेटे पर जान न्योछावर करती थी। सूरज की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे के लिए रिश्ते देखने लगती है। ऐसे ही एक रात जब सूरज घर आता है, आ गया मेरा चांद का टुकड़ा, देख तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की का रिश्ता आया है। लड़की का नाम सुनीता है, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और लड़की देखने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेती। अरे पूछ तो लेती, मैं शादी करना चाहता भी हूँ कि नहीं। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं? और वैसे भी तेरी उम्र हो गई है, तेरे से छोटे छोटे लोगों की शादी हो गई, और एक तू है जो 29 साल का हो गया है पर शादी करने को तैयार नहीं है। माँ, मुझे शादी करनी है पर इस लड़की से नहीं। मैंने अपने लिए लड़की देख रखी है, एक बार मुझसे पूछ तो लेती आप। वाह बेटा, तो तू इतना बड़ा हो गया कि तूने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली और अपनी माँ को बताना भी जरूरी नहीं समझा। कौन है वो लड़की जिसके लिए तू आज अपनी माँ से लड़ रहा है और उसकी पसंद को नापसंद कर रहा है? माँ, ऐसा नहीं है, मैं आपकी पसंद को नापसंद नहीं कर रहा। मैं बस अपनी पसंद से आपको मिलवाना चाहता हूँ। एक बार आप अर्चना से मिलकर तो देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, अगर तू इतना जिद करता है तो कल उसे घर बुला लेना। अपनी माँ के कहने पर सूरज अगले दिन अर्चना को घर लेकर आता है, पर जब अर्चना अपनी होने वाली सास का काला रंग देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। पर क्योंकि वो सूरज से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो बड़े ही प्यार से आशा से बात करती है। नमस्ते आंटी जी, सूरज ने मुझे बताया था कि आप लव मैरिज के खिलाफ है, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। मैं सूरज के बिना जी नहीं पाऊंगी। बेटा, मैं कौन होती हूँ दो प्यार करने वालों को अलग करने वाली? सूरज ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ बताया नहीं, इसलिए बुरा लगा, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा क्यों तुमसे ही शादी करना चाहता है। आखिर तुम इतनी गोरी, सुंदर और समझदार जो हो, तुम हमारे घर की बहू बनोगी तो हमारे घर का नक्शा ही बदल जाएगा। आशा को अर्चना बहुत पसंद आती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द सूरज और अर्चना की शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिन बाद ही बहू, सूरज तो ऑफिस चला गया, अब घर में तू और मैं ही हैं। आजा, मैं तेरे बाल बना देती हूँ। नहीं माँ जी, कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। मैं काले लोगों से थोड़ी दूर ही रहती हूँ और सूरज को देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप उसी की माँ हैं। पर आप क्योंकि मेरे पति की माँ हैं, इसलिए मैं दिल से आपकी इज्जत करती हूँ। ये तू कैसी बातें कर रही है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तो वही लड़की है जो शादी से पहले मुझसे मिलने आई थी? अरे माँ जी, आपने तो मेरी बातों को दिल पर ले लिया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि मैं भी काले लोगों के साथ रही नहीं। अचानक से आपसे पहली बार मिली हूँ, और रही सर में तेल लगाने की बात, तो मैं सर में तेल नहीं लगाती। ठीक है बहू, तू कहती है तो मान लेती हूँ। वैसे तुम्हारी शादी को हफ्ता भर से ऊपर हो गया और अब तक तुमने अपनी पहली रसोई नहीं करी है। जाओ, आज रसोई में काले चने मसाले बना लो और बाजरे की रोटी और थोड़ा सा साग भी बना लेना, क्योंकि सूरज को बहुत पसंद है। इतना बोलकर आशा वहाँ से चली जाती है। अर्चना जब अपनी सास की रसोई में जाती है तो वो काली स्लैब और लोहे की काली कढ़ाई देख खुद से कहती है, काली कलूटी कहीं की, जैसी खुद काली है वैसी ही रसोई को भी काला बना रखा है और खाने में मुझसे काला ही बनवा रही है। पर अब इस घर में कुछ भी काली चीज नहीं रहेगी और एक दिन इस काली बुढ़िया को भी घर से निकाल फेंकूंगी। इतना बोलकर अर्चना गेहूं की रोटी, खीर और पनीर की सब्जी बनाती है। रात में सूरज भी घर आता है और इतना अच्छा खाना देख खुश हो जाता है। पर ये खाना देख आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तो तुम्हें कुछ और खाने को बनाने के लिए बोला था, तुमने ये सब क्या बना लिया? पिछले 4 दिनों से सूरज बाजरे की रोटी और साग खाने को कह रहा था। माँ जी, आपका बेटा जब आपके साथ रहता है तो आपकी पसंद का खाता है, पर इस घर में अब मैं आ चुकी हूँ, इसलिए अब कुछ भी काली चीज नहीं बनेगी और आपकी रसोई अब आपकी गोरी बहू की हुई, तो रसोई की जिम्मेदारी मुझे संभालने दीजिए। अर्चना की ऐसी बातें सुनकर आशा को बुरा लगता है,
पर वो कुछ नहीं बोलती। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, धीरे धीरे अर्चना अपना रंग अपनी सास को दिखाने लगती है। बहू, मैं तेरे सारे कपड़े छत से उतार कर ले आई और मैंने रसोई में तेरे लिए खाना भी गरम कर दिया है। तू सो रही थी ना, तो सोचा तुझे परेशान ना करूं। माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आई हेट ब्लैक पीपल। और मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करो। और रही रसोई की बात, तो अब आपकी रसोई आपकी गोरी बहू की है, तो फिर आपकी हिम्मत हुई कैसे इस रसोई में कदम रखने की? बहू, मैं तो बस तेरी मदद करना चाहती थी ताकि तुझे आराम मिले। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहती है तो अपना काला चेहरा लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं आपका काला चेहरा देखना भी नहीं चाहती। घिन आती है मुझे काले लोगों से। वो तो मैं अपने पति की वजह से आपको झेल रही हूँ। उस दिन अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर आशा को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में बैठकर रोने लगती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे आशा अपनी बहू के सामने आना ही बंद कर देती है और रसोई से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारी अर्चना संभालने लगती है। और एक दिन जब रसोई में अर्चना खाना बना रही होती है तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। सूरज भागता हुआ रसोई में जाता है और अपनी माँ को आवाज देता है, पर अपने बेटे की आवाज सुनकर भी आशा रसोई में नहीं जाती। माफ कर दे सूरज बेटा, पर तेरी बीवी के आसपास भी मैं नहीं भटक सकती। तेरी काली माँ की रसोई अब तेरी बीवी की है। अगर मैं वहाँ गई तो पूरी रसोई कहीं काली ना हो जाए। अब तो ये कमरा ही मेरा घर और मेरी काल कोठरी दोनों है। आशा अपने दिल पर पत्थर रख लेती है। कुछ देर बाद सूरज अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर आता है और जब वहाँ से आता है तो दोनों काफी खुश होते हैं और सूरज अपनी माँ के कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ सो रही है। सूरज अपनी माँ के पैरों के पास जाता है और अपनी माँ को उठाते हुए बोलता है, माँ, मैं नहीं जानता आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपने इस कमरे को अपना घर बना लिया और हमें अपना चेहरा देखने के लिए भी तरसा रही है। पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपकी बहू माँ बनने वाली है। अब आपको अपनी रसोई फिर से संभालनी होगी। हमारे लिए ना सही, मेरे होने वाले बच्चे के लिए ही सही। आपको मेरी कसम। ऐसा मत बोल सूरज, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अब बहू मुझे कुछ भी बोले पर मैं उसके और उसके होने वाले बच्चे का खुद ख्याल रखूंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर आशा सारी पुरानी बातों को भूल जाती है, पर ये सब देख अर्चना को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद आशा अपनी बहू के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है, पर अर्चना वो दूध फेंकते हुए अपनी सास से कहती है, जैसे मेरी जिंदगी में ग्रहण लगा गई है तू, वैसे ही मेरे बच्चे की जिंदगी को भी अंधेरे में ढकेलना चाहती है। अगर मेरा बच्चा तेरे जैसा काला हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा तेरी तरह काला हो, इसलिए मैं तेरे हाथों का ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही तू मुझे कभी अपनी शक्ल दिखाना। बहू, तू अपने जिस पति पर इतना प्यार लुटाती है वो मेरा ही बच्चा है। जब मेरा बेटा काला नहीं हुआ तो तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरा बच्चा काला हो जाएगा? मेरे हाथों का खाने से या मेरी शक्लें देखने से तेरा बच्चा काला हो ये जरूरी तो नहीं। अगर तेरी किस्मत में काला बच्चा लिखा होगा तो चाहे तू कुछ भी कर ले, वो काला ही होगा। अब तू मुझे कितने ही ताने क्यों ना दे दे, मैं तेरा और अपने होने वाले पोता पोती का ख्याल खुद रखूंगी। इस तरह आशा अपनी बहू की एक नहीं सुनती और उसकी कड़वी बातें सुनकर भी उसका ख्याल रखती है। देखते ही देखते अर्चना का 7वां महीना लग जाता है। ऐसे ही एक दिन जब आशा अपनी बहू के लिए रसोई में खाना बना रही होती है तो वहाँ अचार खाने के लिए अर्चना आती है और उसके हाथों से तेल का डिब्बा गिर जाता है और गुस्से में वो रसोई से बाहर जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है। घर में आशा के अलावा कोई नहीं था। वो जल्दी से अपनी बहू को संभालती है। बहू, ये क्या हो गया? तू डर मत, तेरी सास है ना, मैं तुझे अस्पताल ले जाऊंगी। मैं तुझे और तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। आशा अपनी बहू को अस्पताल ले जाती है जहां ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से अर्चना के शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब बिना सोचे समझे आशा अपना खून देती है। कुछ देर बाद जब अर्चना होश में आती है तो अपने बच्चे और सास को देख अपने पति से कहती है, सूरज, माँ जी ठीक तो है ना? मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा किया और आज माँ जी ने ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाई। अगर आज माँ जी ना होती तो शायद मैं यहाँ ना होती। मुझे माफ कर दो, मेरी ही वजह से माँ जी ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था।
मैं सब जानता हूँ अर्चना, मैंने अपने कानों से सब सुन लिया था। और तुम डरो मत, माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बहू, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। बस मैं थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद हम घर जाएंगे। अब आशा अपनी बहू के साथ थोड़ा आराम करती है और 3 दिन बाद उन सभी को डिस्चार्ज मिलता है और घर आकर वो सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और आशा अपनी रसोई अब अपनी बहू के साथ मिलकर संभालती है। अर्चना और आरती दोनों जैसे ही कॉलेज से आई तो देखा उनकी मम्मी खाना बना रही हैं। मम्मी, क्या बात है, आज इस समय खाना बना रही हो? आप तो हमेशा खाना बनाकर रखती हो। तुम्हें पता है, मेरी बड़ी बहन जो लंदन में रहती है आज मेरे से मिलने के लिए आ रही है। तुम्हें पता है, कुछ दिन वो हमारे साथ ही रहेगी, तो उसने बोला है कि मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना कर रखूं। क्या बात है मम्मी, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है खाने में? ज्यादा कुछ नहीं है, बस पनीर की सब्जी, पूरी, हलवा और रायता। हाँ, चलो, भगवान का शुक्र है कि मौसी आ रही है, तो इसलिए घर में बढ़िया खाना बन गया, वरना हमारे लिए तो वही रूखी सूखी रोटी, दाल का पानी और कभी कभी सब्जी के दर्शन। अब इतना भी बुरा मत बोलो, जो मेरे से बन पड़ता है मैं बनाती हूँ। अब घर में आए हुए मेहमान की खातिरदारी भी न करूं, और वैसे भी वो सालों बाद लंदन से आ रही है, तो मैं तो उसकी शक्ल भी भूल गई हूँ। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, दोनों नया सूट पहनना। बस करो मम्मी, तुम्हें पता है उन सूटों को सिलवाए हुए 2 साल हो गए हैं। कभी कभी पहनने को देती हो और हर बारी उन्हें नया बता देती हो, उनका तो फैशन भी चला गया है। तुम दोनों बहनों को सिवाय मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं आता। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, 4 बजने वाले हैं, तुम्हारी मौसी किसी भी समय आती होगी। दोनों बहनें तैयार हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उनकी मम्मी दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी बहन को खड़ा पाती है, जिसने हाई फाई कपड़े पहने हुए थे। सर पर बड़ा सा हैट लगाया हुआ था, आंखों पर काला चश्मा और साथ में 2 बड़े बड़े सूटकेस भी थे। अरे बाप रे बाप दीदी, आपका तो हुलिया बिल्कुल ही बदल गया है। और तुम अभी भी वैसी ही दिखाई दे रही हो जैसी मैं तुम्हें आखिरी दिन छोड़ कर गई थी, उसी अपने पुराने फटीचर हाल में। अब सामने से हटो, अंदर आने दो। और हाँ, कहाँ है मेरी दोनों भांजियां? और दोनों बहनें आती हैं और अपनी मौसी के गले लग जाती हैं। वाह मौसी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सुंदर तो तुम दोनों भी लग रही हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये क्या पहना रखा है? कितना पुराना फैशन है ये। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों बहनों के लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आई हूँ। ठीक है मौसी, हम कपड़े देखेंगे। अभी पहले मैं आपके लिए जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। उनकी मम्मी बड़ी खुश थी अपनी बहन को देखकर। वो जल्दी से रसोई में जाती है और आरती की मदद करती है। फिर कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान टेबल पर सजाया जाता है और उनकी मौसी सारे घर का जायजा ले रही थी। ये सब क्या है शकुंतला? 6 साल पहले जैसा घर छोड़कर गई थी, आज भी बिल्कुल वैसा ही पड़ा है। यहाँ तक कि दीवारों की पपड़ियां उतरकर गिर रही हैं। तुम्हें तो पता ही है ना दीदी, घर के हालात क्या हैं। बड़ी मुश्किल से दोनों बेटियों को पढ़ा रही हूँ ताकि ये अपने जीवन में कामयाब हो जाएं। अब तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं वापस आ गई हूँ ना। सच में मौसी? तो क्या आप अब वापस लंदन नहीं जाएंगी? अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। वैसे भी मेरे इरादे बदलते रहते हैं। एक वक्त था जब हमने भी बड़ी गरीबी देखी थी और फिर मैंने बहुत कोशिश की और फिर लंदन चली गई। रहने दो दीदी, आपने जेम्स को पसंद कर लिया था। याद है जब मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी को लेकर घर में कितना हंगामा किया था? उन्हें जेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कितनी मिन्नतों के बाद आखिर वो लोग तुम दोनों की शादी के लिए राजी हुए थे। हाँ, तो मैं अपने हक के लिए लड़ी क्योंकि मुझे जेम्स से शादी करनी थी, और उससे शादी करने के बाद मुझे क्या नहीं मिला? जीवन में हर ऐशो आराम मिला, बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, और वो भी तो मुझे कितना प्यार करता था। अब भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ?
ये सुनकर एक बारी को तो घर में उदासी छा जाती है, लेकिन मौसी ने ज्यादा देर सबको उदास नहीं रहने दिया और जल्दी से अपने सूटकेस को खोलने लगी। अर्चना और आरती बड़ी खुश हुई। उनके पास में आज तक ऐसे कपड़े नहीं थे जैसे मौसी लेकर आई थी। मौसी, क्या बात है, इतने सुंदर कपड़े, और वो भी सारे के सारे एकदम मॉडर्न। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मम्मी से तो पूछ लो कि वो हमें ऐसे कपड़ों में बाहर जाने देगी भी या नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें रोक कर तो दिखाए। तुम्हारी मौसी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई है, और जब तक तुम्हारी मौसी है तब तक तुम्हें अपनी माँ से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही तो जिंदगी है, अच्छे से खाओ पियो और अच्छे बनकर रहो। ये क्या दीदी, आते ही बिगाड़ दिया तुमने इन दोनों को। तुम बताओ, तुम सारी जिंदगी इस तरह रही, तुमने क्या हासिल कर लिया? अरे दोनों लड़कियों को खुश रहने दो। दोनों बहनें तो बहुत खुश थी। उन्हें अच्छे कपड़े मिले थे, कुछ परफ्यूम्स भी मिले थे, और साथ में उनकी मौसी ने उन दोनों को 10,000 रुपए दिए थे कि वो अपनी पसंद की और चीजें भी ले लें। मौसी के आते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब घर में हर समय रौनक रहती और चहल पहल भी, यहाँ तक कि मौसी के आने के बाद रोजाना शाम को वो लोग बाहर घूमने जाते हैं। हाँ यार आरती, जब से मौसी आई है ना, घर में सचमुच में रहने का मन करता है, वरना तो हर समय उदासी छाई रहती थी। बस हमारे पेपर भी खत्म होने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मौसी को बोलकर हम लोग भी लंदन चले और वहीं पर ही नौकरी कर ले। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन तुमने सुना नहीं उस दिन मौसी ने क्या कहा था? शायद वो हमेशा के लिए यहाँ आ गई हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा है, तुम्हें पता है ना, अभी भी उनका घर परिवार सब लंदन में ही तो है। दोनों बहनों को अब अपनी मौसी से थोड़ी उम्मीद हो चली थी, इसीलिए दोनों बहनों ने बहुत मेहनत करके अपने लास्ट ईयर के पेपर्स खत्म किए, और पेपर देने के बाद जब वो घर आई। कैसा रहा तुम दोनों का पेपर? मौसी, सारे पेपर अच्छे हो गए हैं और आज का भी बहुत अच्छा गया है। उम्मीद है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, फिर देखते हैं हमारी लाइफ हमें कहाँ ले जाती है। ऐसा नहीं बोलते, भगवान की दुआ से सब अच्छा हो जाएगा, और तुम दोनों फिर कहीं अच्छी जगह नौकरी करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ इंडिया में नौकरी मत करना, मैं तुम्हें कुछ कोर्सेज बताती हूँ। तुम दोनों बहनें वो कोर्स करो और फिर मेरे साथ चलो लंदन। वहां जाकर ट्राई करना, वहां तुम्हें पैसा भी अच्छा मिलेगा और आगे बहुत स्कोप भी होगा। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और फिर रात को एक दूसरे से कहती हैं, हाँ यार आरती, मौसी तो मौसी है भाई, कमाल है। वो कैसे पहचान गई होंगी ना कि हम दोनों का दिल भी लंदन जाकर काम करने का है। अच्छा हुआ जो मौसी ने ही ये बात छेड़ दी। अब तो हम लोग बहुत मेहनत करके वही कोर्स करेंगे जो मौसी ने कहा है। अगले दिन सुबह मौसी किसी काम से बाहर जाती है कि तभी अर्चना और आरती की माँ उनसे कहती है, देख रही हूँ आजकल तुम दोनों के बड़े पंख निकल आए हैं। दीदी ने क्या कह दिया कि लंदन जाकर नौकरी करनी है, तो तुम दोनों के चेहरे देख रही हूं मैं। एक बात कान खोल कर सुन लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही किसी नौकरी का इंतजाम करो। लेकिन मम्मी, अगर हम बाहर जाकर काम करेंगे उसमें बुराई क्या है? और अच्छाई क्या है, बताओ जरा मुझे। अरे दीदी का क्या है, दीदी तो शादी करके गई थी, वो भगवान की दुआ से जेम्स अच्छा आदमी निकला तो उनकी लाइफ बन गई। लेकिन तुम दोनों का क्या? तुम दोनों को वहां काम मिला तो मिला, और नहीं मिला तो क्या करोगी? तभी मौसी वापस आ जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर मम्मी की बात सुन चुकी थी। अंदर जाकर वो मम्मी से कहती है, शकुंतला, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जेम्स से शादी करने के बाद सारे खानदान वाले मुझसे नाराज हो गए थे, और उसके बाद कितने सालों तक तो किसी ने मुझसे बात भी नहीं की थी। फिर तुमने मुझसे बात करनी शुरू की, तो अब एक दो रिश्तेदारों से बात हो जाती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बेटियों को वहां ले जाकर रोड पर फेंक दूंगी? और मैंने इन दोनों के बारे में बहुत कुछ सोचा था, तभी आई थी यहाँ। सोचा थोड़ा सा इनको कुछ सिखाऊंगी तो ये अपनी लाइफ बना लेंगी। अरे नहीं दीदी, आप गलत सोच रही हैं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन देखो ना, दोनों लड़कियों को वहां नौकरी नहीं मिली तो
आपको तो आपके पति ने संभाल लिया था, लेकिन इन दोनों का क्या होगा अगर नौकरी नहीं मिली तो? हाँ हाँ, जानती हूँ तुम दो